नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं राज्य हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान जी। रिजवान खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम रिजवान जी से जानेंगे हज कमेटी के बारे में। ये हाजियों के लिए क्या व्यवस्था करती है हज कमेटी, और हज के लिए क्या क्या नियम होते हैं। अगर झारखंड हज कमेटी का गठन हुआ है तो ये अब तक क्या क्या काम किए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रिजवान जी कि ये हज के लिए जो लोग जाते हैं, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। जी। तो ये कैसे लोगों को ज़्यादातर हज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि युवाओं की भी भीड़ इस ओर बढ़ रही है। देखिए, इसमें हज पे जाने वाले के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। ये जैसे अभी आप इंडोनेशिया देख लीजिए, इंडोनेशिया देश है। अभी हमारे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पहल पे जो वहाँ के किंग आए हुए थे सऊदी अरेबिया के, उनसे अनुशंसा बात करने के पश्चात 2 लाख का कोटा हुआ कि भारत से कुल 2 लाख हज यात्री जाएंगे। जबकि इंडिया से आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ इंडोनेशिया है जो अधिक है, 2 लाख से अधिक उसका कोटा है हज यात्रियों का। इंडोनेशिया का पॉपुलेशन भी तो कम है भारत के से, तो लेकिन जाने में तादाद ज़्यादा है। उनको कोटा ज़्यादा दिया गया है सऊदी अरेबिया सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपने सवाल किया कि इसमें किसी तरह का उम्र सीमा या किसी तरह का बाध्यता नहीं है। जो मुस्लिम है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए कंपलसरी है। 5 जो कंपलसरी होता है इस्लाम में, उसमें एक हज करना कंपलसरी है। आप आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो आपका प्राथमिकता होना चाहिए, हज किया जाना चाहिए। तो आज ये हमारे देश में, खास करके हम अपने झारखंड के बारे में एक सोच है कि तमाम जिम्मेवारी को निभाने के बाद जब हम आखिरी में भगवान को याद करते हैं तो हज करते हैं, और हज करने के बाद फिर गलत नहीं करते हैं, उसको पालन करते हैं। तो ये सोच है। लेकिन इंडोनेशिया और भी मुल्क है जो डेवलप्ड मुल्क है, तो उनका सोचना है कि नहीं, हम अपनी जीवन का शुरुआत शादी से पूर्व हज करें। जैसे इंडोनेशिया में है कि शादी से पूर्व उनको हज करना है, उसके बाद शादी होती है। तो ये चलन है, और आस्ते आस्ते ये सोच मतलब अलग अलग देश अलग अलग विचार हो जाते हैं। लेकिन कंपलसरी है हज करना। तो हज करने के लिए उम्र सीमा की किसी तरह का बाध्यता नहीं है। अच्छा, ये अपने जो झारखंड में गठन हुआ है, तो विकास से संबंधित क्या क्या काम किया है अब तक आपने? देखिए, 2-3 स्टेट में मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, और बिहार है, आपके बंगाल है। ये सब में हज कमेटी और हज हाउस उसका बहुत बड़ा योगदान है। एक अल्पसंख्यक के विकास के लिए एक हब साबित हुआ है। तो जैसे अभी यूपीएससी की ट्रेनिंग है, क्योंकि शिक्षा का स्तर और हाईली एजुकेशन, तो बिल्कुल आपने मैंने सही ये चीज़ है कि एक ये समुदाय, मतलब मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अभाव पाया जा रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों की बात कर रहे हैं। तो क्या हज कमेटी इस ओर ध्यान दे रही है? देखिए, उसमें जो शिक्षा का आपने बात रखा कि स्तर कम है, ये मैं मानता हूँ कि अल्पसंख्यक और खास करके मुसलमान पूरे देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के बीच में झूलता आया, और वोट बैंक बन के तथाकथित सेकुलर पार्टी, कांग्रेस, ये सब पे किसी ने इसकी विकास और ख़ास करके शिक्षा के ऊपर में ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनकी सरकार है, प्रदेश में मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार है। तो ये शिक्षा के स्तर, बहुत सारे केंद्र के भी और राज्य सरकार की भी योजनाएँ हैं, खास करके उस शिक्षा बेस्ड है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर उठेगा, बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली अल्पसंख्यक समाज जो आज सबसे पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज, वो आगे और एक पंक्ति में जो और लोग चल रहे हैं और समुदाय के लोग चल रहे हैं, उसमें शामिल हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब शिक्षा आदमी के पास आ जाता है, इंसान के पास आ जाता है, तो स्वाभाविक सा बात है कि वो आगे बढ़ता है। शिक्षित हो जाने से और आगे बढ़ना ये तय माना जाता है कि आगे बढ़ेगा। लेकिन झारखंड की, अगर सिर्फ झारखंड की बात हम करें तो यहाँ भी मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का घोर अभाव है। तो इसको डेवलप करने के लिए हज हाउस क्या क्या काम कर रही है?
देखिए, जो हज कमेटी, झारखंड हज कमेटी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मुस्लिम समाज झारखंड में, मैं झारखंड प्रदेश का बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज अबाउट 60-70% जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ तो शिक्षा एकदम नहीं है, बहुत नाम मात्रा की शिक्षा है। तो शिक्षित करना और एक जागरूकता फैलाना कि शिक्षित हों लोग, तो शिक्षा के बाद विकास भी मिलेगा। इस दिशा में राज्य हज कमेटी और हम लोगों ने बहुत सारा निर्णय लिया है। अभी बोर्ड मीटिंग भी था परसों, तो उसमें अन्य हज कमेटी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, हायर एजुकेशन के लिए यूपीएससी की ट्रेनिंग करवा रही है या लाइब्रेरी बनवा रही है, तो उस तरह से हम लोग की भी योजनाएं हैं। आने वाले समय में हम लोग भी यूपीएससी की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लड़के लड़कियों को, बच्चियों को करवाएंगे, ताकि और शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी का गठन करना, और भी बहुत सारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं। बहुत सारे मतलब हर बोर्ड से हज कमेटी बहुत कोई प्रदेश में बहुत एक्टिव है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक के विकास का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है आने वाले समय में राज्य हज समिति। नहीं, ये तो अच्छी बात है। जैसे आपने सिविल सर्विस की बात की, तो इस समुदाय के लोग ज़्यादातर टेक्निकल साइड में जाते हैं जी। आप उठा करके देखेंगे तो टेक्निकल साइड का एक जैसे आंका गया है या माप हम अगर देखें तो उसमें टेक्निकल साइड में लोग ज़्यादा जाते हैं। तो आईआईटी हुआ, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर हुआ, या फिर ये जो डिप्लोमा की पढ़ाई होती हो, डिप्लोमा की, इन सब की तरफ तैयारी करने पर आप लोग क्यों नहीं जोर देते हैं? आईटीआई हुआ जैसे, ये बात आप बिल्कुल सही बताएं कि टेक्निकल है, क्योंकि इसमें शिक्षा का अभाव है। और अगर उसके फादर हैं किसी के अच्छे मैकेनिक है तो बेटा भी मैकेनिक बन जाता है। हाँ, और वो उस लाइन में है। तो आने वाला समय में हम लोग इस पे विचार करेंगे, और आईटीआई हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, इसमें लड़के, अल्पसंख्यक लड़के ज़्यादा मात्रा में आए, उसके लिए भी हम लोग विचार करेंगे कि ऐसा कुछ ट्रेनिंग करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करें। ट्रेनिंग तो है ही, क्या जागरूकता के लिए भी कुछ सोच रहे हैं क्या आप? क्योंकि समाज की अहम जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप ऐसे देखें तो शिक्षित होना ज़रूरी है, लेकिन हज मतलब आप धर्म कराने वाले लोगों में से हो गए हैं, उनके चेयरमैन हो गए हैं। तो ये समाज को कैसे डेवलप कर पाएंगे, कैसे विकसित कर पाएंगे, कैसे तमाम लोग जैसे दौड़ रहे हैं उस दौड़ में अपने समाज को शामिल कर पाएंगे? इसका कोई ब्लूप्रिंट है क्या आपके पास? देखिए, ब्लूप्रिंट नहीं है। जो राज्य हज कमेटी पहले भी थी, अब काफ़ी जब से झारखंड गठन हुआ तब से ये कमेटी चल रही है झारखंड में, और पहले बिहार के अंडर में था, उस समय भी थी, लेकिन ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है। और इस क्षेत्र में चाहे शिक्षा हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे रोजगार हो, इस दिशा में किसी ने प्रयास नहीं किया, ना सोचा। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि जागरूकता एक फैलाना चाहिए, कि लोग जागरूक हों और लोग उस दिशा में जाएं। अगर उनके पास टेक्निकल हुनर है, उनके पास अगर जानते हैं, तो एक तरीक़ा से रोजगार के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, चाहे आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो। ब्लूप्रिंट नहीं तैयार है, लेकिन इस दिशा में आपके माध्यम से, सन्मार्ग के माध्यम से, आज की इंटरव्यू के माध्यम से मुझे जानकारी आई, तो इस विषय पे हम लोग बहुत सीरियसली विचार करेंगे और इसको कार्य रूप में लाएंगे। अच्छा, झारखंड का क्या कोटा है हज? देखिए, यहाँ लगभग 3200 हज यात्री झारखंड से, 3200 जो आपने बताया, इसमें फीमेल और मेल का भी कुछ डिवीज़न है या? कोई डिवीज़न नहीं है। आपको मैं बताऊं कि ये पहली बार हुआ 2019 में कि विदाउट महरम मतलब होता है जो महिला बिना गार्जियनशिप के जा सकती हैं। इस बार शुरू हुआ और बहुत सारी महिलाएं पूरे देश भर में गई, झारखंड से एक भी नहीं गई वैसा। लेकिन आने वाला समय में सेंट्रल गवर्नमेंट, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये दिया है कि महिलाएं हैं तो महिलाएं बिना गार्जियनशिप के जा सकती हैं। पहले ये बाउंडेशन था कि अगर महिला हैं तो उनके साथ पुरुष हज यात्री होना चाहिए, कंपलसरी है, उसके बगैर वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये पहली बार है 2019 में, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, उनके माध्यम से एक डिसीजन आया कि विदाउट महरम जाएंगी, विदाउट गार्जियनशिप। तो इस बार गई हैं। आप मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हैं, आप राज्य सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास की भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी अभी आए हुए थे, उन्होंने तो कहा कि न, ये डबल इंजन की सरकार खास करके अल्पसंख्यकों का शोषक है। देखिए, वास्तव में
आज दुर्दशा जो अल्पसंख्यक की मुसलमान की है, ये ओवैसी जैसे लोगों के कारण है, क्योंकि समाज में एक दरार फैलाते हैं, उसके पीछे उनका लाभ है, एक मोटो है कि अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का वोट को हमको हासिल कर लेना, जबकि विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, आज केंद्र सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक का मुसलमान के लिए, ये हर वर्ग को, जो भी देश का नागरिक है उसके लिए काम कर रही है। राज्य सरकार भी उसी प्रकार कर रही है। इसी तरह से हम लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, क्योंकि केंद्र की सारी योजना उसी तरह से इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ पे आदरणीय रघुवर जी भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों ज्वाइंटली उस योजना को धरातल तक ले जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसीलिए, लेकिन आज मुसलमान की स्थिति क्यों बर्बाद हुई? पहले कांग्रेस जैसी पार्टी, आरजेडी या मुस्लिम जो हितैषी अपने आप को बताती थी, सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए राजनीति करती थी। आज उसी रास्ते पे ओवैसी, और मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी जैसे लोगों के लिए थोड़े देर के लिए अट्रैक्शन होगा, लेकिन आने वाले समय में इनका कोई स्थान नहीं है समाज में। तो आप सिलसिलेवार ढंग से सबसे पहले शिक्षित करने की योजना बना रहे हैं, जागरूकता करने की योजना बना रहे हैं। ये महिलाओं की दशा पर क्या कहते हैं? क्योंकि मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। क्योंकि आप धर्म की बात करते हैं, धर्म मतलब हर धर्म में है ये चीज़, जो तीर्थ जिसको हज बोलते हैं, अगर हिंदुओं के बीच में जाए तो वो सब जो होता है तीर्थ करना, बुजुर्ग को तीर्थ करना अनिवार्य माना गया है। ये हर धर्म समुदाय की बात है। तो ये तब जब सब कुछ निपटा लेवे, अपनी जिम्मेवारियों को फिनिश कर लेवे, तब ये तीर्थ की बात होती है। तो इन तीर्थ में महिलाओं की स्थिति के लिए हज कमेटी क्या सोच रही है? देखिए, आपके मन में क्या है? पहली बात है, जो महिलाओं की स्थिति है अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में, जो अभी मोदी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पारित किया 3 तलाक का मामला। 3 तलाक का मामला ऐसा नहीं है कि जो अशिक्षित लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के, वहाँ पे इसका बहुत अवहेलना होता था, जिससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत प्रताड़ित होती थी, उनका जीवन खराब होता था, क्योंकि शिक्षा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, ना रोजगार है, उनके साथ बच्चे हैं। आज तलाक के बाद बेघर कर दिया जाता था, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं था, किसी तरह का व्यवस्था नहीं था, उनकी अंधकार में थी लाइफ। तो पहली बात, 3 तलाक वाली बिल केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने करके एक महिला को सशक्तिकरण, आज इस दिशा में किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने नहीं सोचा, लेकिन केंद्र की सरकार ने इसके बारे में विचार किया और बहुत सीरियसली विचार किया और इस चीज़ को पारित करा के 3 तलाक की बिल को पारित किया। दूसरी ये है कि अभी हम लोग की केंद्र सरकार में आपका बहुत सारा योजना चल रहा है, जिसमें कौशल विकास के अंतर्गत है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको रोजगार देना, चाहे वो सिलाई में, चाहे जिस क्षेत्र में हो। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि महिला शिक्षित हो और रोजगार उनके पास भी हो, उनका भी आय हो, तभी जाके ये स्तर उठेगा। मतलब ये हुआ कि आधी आबादी के लिए भी हज कमेटी सोच रही है। आधी आबादी के लिए ये सोच रही है, अच्छी बात है। आधी आबादी को शिक्षित करने के लिए क्या सोच रही है? चूँकि स्कूल, कॉलेज, स्कूल तक तो बच्चियाँ पढ़ ले रही हैं, और आप जो कह रहे हैं शिक्षा की बात में, तो फारसी, अरबी, उर्दू, ये सब बड़ा रिच विषय रहा है। तो मतलब उसमें भी गिरावट आ रही है। अब फारसी पढ़ने वालों की या उर्दू पढ़ने वालों की संख्याओं में भी गिरावट आई है। ये बात आप बिल्कुल, जो फारसी है, उर्दू है, अरबिक है, सब में गिरावट आई है, क्योंकि उस दिशा में जो हमारे लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, चिंता नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द बुक सेंटर, लाइब्रेरी, इस तरह का हम लोग एक व्यवस्था कायम करेंगे। NCPL के द्वारा माध्यम से बात चल रही है और इस दिशा में कार्रवाई भी हो गई है। तो आने वाले समय में हम लोग इस लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए या इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। बहुत जल्द उर्दू, अरेबिक, फारसी लैंग्वेज के वहाँ पे बुक सेंटर होगा, लाइब्रेरी सेंटर हम लोग खोलने जा रहे हैं। हज के लिए क्या माने फंडिंग क्या है, माने कितना का बजट है? 3200 लोगों में जो जाता है, तो उसमें तो देखिए, उसमें ऐसा है कि केंद्र ऑल इंडिया हज कमेटी जो टोटल डील, वहाँ से फॉर्म निकलता है ऑनलाइन, हम लोग सिर्फ माध्यम है स्टेट लेवल से जो व्यवस्था होता है या सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हैं और उसको कार्य रूप देते हैं कि हमारे क्षेत्र से जा रहे हैं। उसमें एक अंश दिया जाता है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, स्टेट हज कमेटी को। उसके लिए एक बैंक अकाउंट है
जो इंडिविजुअल है हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी का, और दूसरा राज्य सरकार के माध्यम से कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से फंडिंग होता है। जो भी जैसा रिक्विजिशन जाता है, जो खर्च होता है, उस हिसाब से बजट होता है और बजट फिर हम लोग उसी हिसाब से खर्च करते हैं। ये 3200 लोग जाने की बात कर रहे हैं, झारखंड का कोटा है, इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं आप लोग? देखिए उसके लिए उसका सिलेक्शन का प्रक्रिया ये है कि दिसंबर के बाद ये फॉर्म ऑनलाइन निकलेगा हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसमें हमारे हर जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, हज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, वो मध्यस्थता करते हैं और जो जाने के लिए इच्छुक हैं, जो जाना चाहते हैं हज पे, उनको उनका फॉर्म फिलअप करा के फिर वो ऑनलाइन भरते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया होती है, फिर पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है पहला। ये तो अपने यहाँ अच्छे तादाद में मुस्लिम हैं और सबकी इच्छा होती है प्रभु का दर्शन करना या पुण्य कमाना या हज जाना। मतलब जितने लोग हैं, अभी आपने भी कहा कि हाँ भाई पैसों को लेकर के भी थोड़ा सा हज में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इस समुदाय के पास पैसे भी थोड़े से कम होते हैं। उसके भी कई नियम हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि भाई ऐसा पैसा ना हो जो कहीं से छीना हो, लूटा हो, वगैरह वगैरह, जो मेहनत किया हुआ जो पैसे हैं। तो उसमें ये 3200 सीट थोड़ा से कम नहीं लग रहे हैं जितने लोग जाने के लिए इच्छुक होते हैं? देखिए केंद्र 3200 ऐसा नहीं है टारगेट दे दिया, अगर 3500 भी है, क्योंकि अभी हज कोटा बढ़ चुका है। पहले 1,75,000 के आसपास था बीच में, अभी आपने बताया अभी 2 लाख हो गया। तो कोटा हम लोग का बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग उस रेंज तक पहुंचेंगे तब, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से व्यवस्था है, अभी 2018 में लगभग 2700 लोग गए यहाँ से, झारखंड से। इस बार गए 2150 के आसपास लोग गए, तो घटता जा रहा है। तो हम कोटा ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार का और हज कमेटी ऑफ इंडिया का ऐसा है कि कोटा बढ़ गया है। लोग अगर जाने के लिए इच्छुक हैं और ज़्यादा 3200 से ज़्यादा जाना चाहें तो वो कोई विषय नहीं है, हम लोग तादाद बढ़ा सकते हैं। तो अभी आने वाले समय में इस तादाद को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हज कोऑर्डिनेटर के साथ में मीटिंग करने जा रहे हैं, पूरे प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट हज कोऑर्डिनेटर। उसमें हम लोग क्या जागरूकता अभियान में कर सकते हैं, तादाद कैसे बढ़ा सकते हैं, हज का क्या मर्तबा है मुस्लिम समाज में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके बीच में एक जागरूकता अभियान बनाना और बढ़ा के हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा कि 3200 कोटा हम लोग क्रॉस कर लें इस बार 2020 में। तो झारखंड राज्य हज कमेटी जो है वो सिर्फ लोगों को हज ही नहीं कराती है, आगे अब रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को शिक्षित भी करेगी, शिक्षा के लिए जागरूक करेगी, और लोगों को सिर्फ जागरूक कर के रखने का नहीं है, उनको सिविल सर्विस में भी आगे बढ़ाने का है, टेक्निकली उन लोगों को स्ट्रॉन्ग करने का इनका इरादा है। तो रिजवान साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद सनमार्ग लाइव के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।